नमस्कार, स्वागत है डेली 30 में। आज की तारीख है 27 मई 2020 और आज के डेली 30 का जो टॉपिक है वो है कांग्रेस पूर्व राजनीतिक जो संस्थाएं थीं या भारत में जो विभिन्न संस्थाएं सभाएं गठित की गईं जिनका कांग्रेस के पहले अस्तित्व था। फिर कांग्रेस आ गई। कांग्रेस के आने के बाद में भारतीय राजनीति में, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में एक नई शुरुआत होती है। उसको हम आगे कभी डिस्कस करेंगे किसी एपिसोड में। आज कांग्रेस पूर्व संस्थाओं को हम देख लेते हैं। इन संस्थाओं पर हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और 10 क्वेश्चन आज के करंट अफेयर पर हम डिस्कस करेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन रोज की तरह आज भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये 30 क्वेश्चन ऐसे प्रश्न हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके सहारे आप कम से कम 60 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, उसकी इंफॉर्मेशन ऐसी कुछ आपको शायद ही कोई क्वेश्चन हो जिसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ना हो। तो आप इसको अच्छे से तैयार करें। डेली अगर आप इसको देखते हैं तो कोई भी आप प्रारंभिक परीक्षा देंगे आपको बहुत आसानी होगी उसको पास करने में। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न है। स्टेटमेंट से इसकी शुरुआत हुई है। इस स्टेटमेंट के बारे में बताना है कि ये किसका स्टेटमेंट है, किसने ऐसा कहा था। यह भी संभव है कि भारतीय लोक विचार हमारी शिक्षा प्रणाली के अधीन इतने विकसित हो जाएं कि वह हमारी प्रणाली की सीमाओं से अधिक आगे बढ़ जाए। भारतीय लोग इतने विकसित हो जाएं कि वो हमारी जो प्रणाली है उनकी सीमाओं से आगे निकल जाएं। अंग्रेज डरते थे, ऐसा सोचते रहते थे, यानी कि हम कैसे थे शुरू से ये उनको भी पता था। ऐसा कहा था मैकाले ने। मैकाले ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। भारत में पाश्चात्य संस्कृति व विचारों की उपस्थिति ने एक ऐसी शक्तियों को जन्म दिया था और ऐसा उसको प्रतीत होने लगा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। भारत में राजनीतिक आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? अगला प्रश्न है। भारत में राजनीतिक आंदोलन का प्रवर्तक अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो इसका उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंगाल का प्रथम राजनीतिक संगठन बंग भाषा प्रकाशिका सभा थी। कहीं कहीं प्रकाशिक सभा भी आपको मिल जाएगी लिखी हुई, इसका नाम वो भी है। और दूसरा स्टेटमेंट है, इस संगठन में सरकार की नीतियों और प्रशासन का विरोध किया जाता था। बंगाल का जो प्रथम राजनीतिक संगठन बंगभाषा प्रकाशिका सभा थी, ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन वो ऐसा समय नहीं था जब सरकार की नीतियों का विरोध किया जाए, प्रशासन का विरोध किया जाए। ये लोग उसकी एक समीक्षा करते थे, फिर जो कमियां होती थी उसके लिए पत्र लिखते थे, लेकिन ऐसे खुल के विरोध नहीं करते थे। तो दूसरा स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारिका नाथ टैगोर ने की थी। पहला स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लैंड होल्डर सोसाइटी जो थी, जिसको जमींदारी एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसकी स्थापना द्वारिका नाथ टैगोर ने की थी। याद रखिएगा, अलग से सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन आपसे अलग बनाकर पूछा जा सकता है। यहां से जमींदारी एसोसिएशन पहली सभा थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया था। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी और कहां हुई थी? कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। और कब हुई थी? 1838 में हुई थी। जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई थी। जमींदारी एसोसिएशन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध नहीं था? ये चार नाम आपके सामने हैं। इनमें से कौन था जो इससे संबद्ध नहीं था? थियोडर डिकेंस, विलियम काब्री, विलियम थियोबोल्ड और जे प्रिंसेस, ये सब लोग इससे संबंधित थे, लेकिन राजा राम मोहन राय का इससे कोई संबंध नहीं था। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और ये जो सोसाइटी है इसकी स्थापना किसने की थी? पहले ही हम प्रश्न कर चुके हैं। द्वारिका नाथ टैगोर ने। राजा राधाकांत देव, प्रसन्न कुमार ठाकुर, राजा काली कृष्ण, इन सभी जमींदारों का भी इसमें सहयोग था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक राजा राधाकांत देव थे। पहला स्टेटमेंट, इसकी जो स्थापना की थी वो राधाकांत देव ने किया था। क्या ये सही स्टेटमेंट है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और अगला है, इस सभा ने जमींदारों का जमकर विरोध किया। जमींदारों का जमकर विरोध इन्होंने नहीं किया था। जमींदारों का जमकर विरोध इन्होंने नहीं किया था। इसमें भूमिपति ही मुखिया थे।
इसके, और ये उन्हीं के हितों के लिए ये संस्था लड़ रही थी। तो दूसरा स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडियन लीग की स्थापना कोलकाता में 25 सितंबर 1875 को वारिंद्र कुमार घोष ने की थी। इंडियन लीग की बात हो रही है, बहुत बार यह संस्था पूछी जा चुकी है। इंडियन लीग की जो स्थापना है वो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक और मालिक शिशिर कुमार घोष थे। एस के घोष थे, उन्होंने की थी, वारिंद्र कुमार घोष ने नहीं की थी। और दूसरा है, इंडियन लीग का प्रमुख उद्देश्य लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास कर राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। ये दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, किसने की थी? इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी 26 जुलाई 1876 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन की, इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना की थी वो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी दोनों लोगों ने मिलकर की थी और इसके सचिव थे आनंद मोहन बोस। ठीक है, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सी, उपर्युक्त दोनों। जहां पर भी उपर्युक्त दोनों दिया हो वहां पर एक बार आप विचार जरूर कीजिए। अगर बिन विचारे आप ये आंसर टिक कर देंगे, एक नाम आपको मिल गया, आपने टिक कर दिया, तो आपको समस्या हो सकती है। अगला प्रश्न, इंडियन एसोसिएशन के सचिव कौन थे? अभी मैंने बताया कि इंडियन एसोसिएशन के सचिव जो थे वो आनंद मोहन बोस थे। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कब स्थापना हुई थी? 1876 में। जो इंडियन लीग जो स्थापित हुई थी उसके एक वर्ष बाद इसकी 77 में स्थापना हुई थी। शायद मैं पहले भी 76 बोल गया हूँ। 76 में तो इंडियन लीग की स्थापना हुई थी, उसके बाद 77 में इसकी स्थापना हुई थी। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आनंद मोहन बोस इसके क्या थे? सचिव थे। यहां पर भी मैंने शायद 76 बोला था। 26 जुलाई 1876 को इंडियन लीग की स्थापना हुई थी। ये ध्यान रखिएगा, इंडियन एसोसिएशन की नहीं हुई थी। और इंडियन एसोसिएशन की 1877 में हुई थी। ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहां पर गलत हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में जो दो कथन दिए हैं आपको बताना है कौन से सही हैं। भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स सिविल सेवा का जन्मदाता क्या था? बहुत कॉमन प्रश्न है। वारेन हेस्टिंग नहीं था, यह था कार्नवालिस। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा है, प्रथम भारतीय आईसीएस सत्येंद्र नाथ टैगोर हुए थे। ये बिल्कुल सही है। सत्तू याद है आपको? शादी में जरूर आना फिल्म देखा है आपने? उसमें नाम देखिए सत्येंद्र ही रखा गया है। जो लेखक रहा होगा, पटकथा लेखक, उसने कहीं ना कहीं सत्येंद्र नाथ टैगोर के नाम से प्रभावित होकर सत्तू नाम सत्येंद्र नाथ टैगोर रखा था। उसकी प्रेमिका उसको सत्तू कहती थी। आपकी भी प्रेमिकाएं या अगर आप महिला हैं तो आपका प्रेमी कुछ ऐसे ही नाम से पुकारता होगा, कुछ कैचिंग नाम या कुछ प्यारा नाम जिसे कहते हैं आप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। भारत में जो सिविल सेवा का जन्मदाता है वो कार्नवालिस था। 1853 में सिविल सेवा के दरवाजे भारतीयों के लिए खोल दिए गए थे जब प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन होने लगा था। 1861 में इस परीक्षा में जो सम्मिलित होने की आयु थी वो मैक्सिमम 22 साल तक इसमें कोई शामिल हो सकता था। और आईसीएस थे सत्येंद्र नाथ टैगोर प्रथम जो चुने गए थे इसमें, ठीक है। और 4 लोग ही टोटल उस समय तक बने थे। उसके बाद फिर 21 साल आयु की कर दी गई और कम कर दी गई, फिर 19 साल तक कर दी गई कि 19 साल कर दी जाएगी। और परीक्षा का आयोजन लंदन में होता था तो कोई वहां जा ही नहीं पाएगा, दे ही नहीं पाएगा एग्जाम। बड़ी कोशिशें की अंग्रेजों ने हमें बाहर रखने के लिए प्रशासन से, और जो भी जहां पर थोड़े अधिकारों की बात होती थी, पावर की बात होती थी। कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन की स्थापना कब की गई और किसके द्वारा की गई? तो कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन की स्थापना 1875 में की गई थी। और ये जो सिविल सर्विस सर्वेंट की बात अभी हम कर रहे थे, कहीं ना कहीं इन्हीं सब आंदोलनों को इसने जन्म दिया था। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन बनाया गया था 1875 में आनंद मोहन बोस के द्वारा। और आनंद मोहन बोस के साथ सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी इसमें जुड़ गए थे, जिनके बारे में अभी हमने बात की। तो इस तरीके से ये धीरे धीरे ये संगठन, मतलब उस समय ये बहुत काम नहीं कर पा रहे थे, ये भी आप जान लीजिए। ये अपना जोर तो पूरा लगाते थे लेकिन बहुत काम नहीं कर पाते थे। 1875 में आनंद मोहन बोस, सही इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता की एक शाखा थी। सोच विचार कर इसका उत्तर आपको करना है ऐसे प्रश्नों का। और इसके संस्थापक गुजलू लक्ष्मी नरस चट्टी थे। मद्रास नेटिव एसोसिएशन के बारे में यह प्रश्न है।
और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता में जो था उसकी एक शाखा इसको कहा जा रहा है, ये बिल्कुल सही है। गुजलू लक्ष्मी नरचट्टी ने इसकी स्थापना की थी। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1852 में मद्रास में हुई थी। कब हुई थी? 1852 में। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में वी राघवाचार्य, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू और अन्य लोगों ने मिलकर की थी। कब की थी? 1884 ईस्वी में। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मद्रास महाजन सभा के अध्यक्ष व सचिव कौन थे? क्रमशः, यानी पहले अध्यक्ष का नाम और उसके बाद में सचिव का नाम। जो मद्रास महाजन सभा थी 1884 में इसकी जिसकी स्थापना हुई थी, उसकी स्थापना में वी राघवाचार्य, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू, ये मैंने आपको बताया ये लोग थे। इसमें पिपलिया नायडू इसके अध्यक्ष थे। और ध्यान दीजिएगा, वीर राघवाचार्य और आनंद चार्लू ये दोनों लोग इसके सचिव बने। ठीक है, इस तरीके से ए और सी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, पिपलिया नायडू तो दोनों में दिया है, ए और सी नहीं, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। कोलकाता की ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के नमूने पर दादा भाई नौरोजी ने 26 अगस्त 1852 को मुंबई में एक संस्था स्थापित की थी। उस संस्था का नाम क्या था? इस प्रश्न में यह पूछा जा रहा है। कोलकाता में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन थी और दादा भाई नौरोजी ने 1852 में मुंबई एसोसिएशन की स्थापना मुंबई में की थी। ए इसका सही उत्तर है। और मुंबई एसोसिएशन संगठन जो ये बनाया था, इसका मुख्य उद्देश्य था सरकार को समय समय पर ज्ञापन देना, ताकि हानिकारक समझे जाने वाले जो नियम हैं, सरकारी नीतियां हैं, उनके लिए सुझाव दिए जा सके और बुराइयों को दूर किया जा सके। अगला प्रश्न, मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना में निम्नलिखित में से कौन कौन सम्मिलित थे? मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की जो स्थापना हुई, इसमें ये 4 नाम दिए, इनमें से कौन कौन सम्मिलित थे ये आपको बताना है। अगर एक थे तो आप एक बताइए, दो, वैसे एक का कोई विकल्प नहीं है। एक 3 है, एक 2 4 है, 2 3 है, सभी है। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की जो स्थापना थी वो फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग और काशीनाथ त्र्यंबकम, ये 4 बड़े नेता थे मुंबई के जिन्होंने मिलकर की थी। इसमें देखिए, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब और केटी तेलंग, ये 3 अलग अलग संप्रदायों से, प्रमुख संप्रदाय थे वहां के, उनसे थे। और ये जो सभा थी इसने बहुत सारे कार्य किए। कभी हम लोग किसी बहाने इसको देखेंगे, लेकिन इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये सही उत्तर हो जाएगा डी। आप लोगों में से कई लोगों को लगता है कि ये वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं, आधे घंटे में 30 प्रश्न, और कई लोग तो 15 मिनट में 50 प्रश्न करा देते हैं। पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मानता अच्छे से व्याख्या किए बिना। आप अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कि 30 मिनट में 30 क्वेश्चन चाहिए या मैं 15 मिनट में 50 क्वेश्चन आपका कराऊं। सोच के बताइएगा इसको, ठीक है। और जो लोग इसके पीडीएफ की लगातार डिमांड कर रहे हैं, अच्छी बात है, आपको अगर चाहिए, आप इसको पसंद कर रहे हैं, उनके लिए जल्द ही मैं कुछ व्यवस्था कर रहा हूं और जल्द ही आपसे कुछ पूछा जाएगा। आपका जैसा सुझाव होगा वैसे ही काम किया जाएगा, है ना। मेरे दिमाग में वो चल रहा है, मेरी टीम इस पे काम कर रही है, जल्दी कुछ आपके सामने आएगा। अगला प्रश्न है, 2 कथन है, आपको बताना है कौन से सही है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जस्टिस एमजी रानाडे ने पुणे में 1867 में की थी। पूना सार्वजनिक सभा, याद रखिए, एमजी रानाडे, बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1867 भी याद कर लीजिए, सही है। और इसके सदस्यों में कोई भी ब्राह्मण नहीं था। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पूना सार्वजनिक सभा थी, इसके अधिकांश सदस्य ब्राह्मण और वैश्य थे, और यही कारण था कि ये किसानों को अपने प्रभाव में लाने में सफल नहीं रही थी। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ना, और ऐसे स्टेटमेंट बहुत कम सही होते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। लेकिन कल मैंने आपको दिखाया था, ऐसे स्टेटमेंट भी, केवल वाले भी कभी कभी सही होते हैं। तो सोच विचार कर उत्तर देना है। प्रैक्टिस जितना करेंगे आप, उतना ही आप फायदे की स्थिति में रहेंगे। मैं आपको बताऊं, कम नॉलेज में ज्यादा प्रैक्टिस से आप परीक्षा पास कर सकते हैं, और ज्यादा नॉलेज में कम प्रैक्टिस अगर आपने किया है तो कई बार हो सकता है आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े, निराशा भी आपके हाथ लग सकती है। प्रैक्टिस खूब करिए, कम पढ़िए, ज्यादा प्रैक्टिस करिए। लंदन इंडियन कमेटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। कब की गई थी? अभी बता रहा हूं। क्या यह सही बात है? बिल्कुल गलत बात है। लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना पुरुषोत्तम मुदलियार द्वारा की गई थी। अब जिन्होंने लगातार प्रैक्टिस की है, हमारी बातों को ध्यान से सुना है, वो समझ गए होंगे इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। ये क्वेश्चन कैंची है, क्रॉस हो रहा है।
लंदन इंडियन कमेटी की स्थापना पुरुषोत्तम मुदलियार ने की थी और लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। मिलते जुलते नाम है, यूपीएससी ऐसे ही कंफ्यूज करेगा और यूपीपीएससी भी ऐसे ही काम कर रहा है और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। कोई भी सही नहीं है। लंदन इंडियन कमेटी की स्थापना 1862 में पुरुषोत्तम मुदलियार ने की थी। तो लंदन इंडियन कमेटी, मुदलियार 1862, और जो ये है लंदन इंडिया सोसाइटी, ये 1865 में इसकी स्थापना हुई थी और ये किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। अलग प्रश्न है, बिल्कुल सही है, किया था उन्होंने। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की मुंबई शाखा के सचिव फिरोज शाह मेहता थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने कहां की थी? अगर यह प्रश्न पूछा जाए तो यह किया था उन्होंने लंदन में। कहां किया था? लंदन में। पहला सही है। और इसके जो मुंबई शाखा थी इसकी, इसके फिरोज शाह मेहता सचिव थे, यह भी सही है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कांग्रेस के बारे में पहली सार्वजनिक घोषणा किस समाचार पत्र में छपी थी? कांग्रेस की स्थापना तक आप पहुंच गए और यहीं पर इस टॉपिक से हम अलविदा कहेंगे। आगे करंट के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और हिंदू समाचार पत्र उस समय आता था और पहली बार सार्वजनिक रूप से घोषणा 5 दिसंबर 1885 के हिंदू अंक में की गई थी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए फटाफट अब देखते हैं करंट अफेयर के आज के प्रश्न। किस तिथि को भारत दुनिया में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया? ये प्रश्न थोड़ा सा पुराना है, मेरी नजर में आज आया। हो सकता है कोई आपसे पूछ ले, कोई का मतलब एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है, हो सकता है ऐसा आपसे किया जाए। तो ये जो डेट है 21 मई 2020 को भारत में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनने का ये जो आंकड़ा है वो पाया गया और चीन को पिछाड़कर ये पीपीई का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। किस तारीख को? 21 मई को। तो 21 मई 2020 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभी अनइम्पॉर्टेंट भी पूछा जाता है। मसाला निर्माण कंपनी सनराइज फूड्स में 100% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए समझौता किस कंपनी के द्वारा किया गया है? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, सनराइज फूड्स ये मसाला निर्माण कंपनी है और आईटीसी है, भारतीय बहुउद्योग कंपनी है आईटीसी। आईटीसी के बहुत सारे प्रोडक्ट आप यूज करते हैं। अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है ना। एप्पी मैगी, मैगी टाइप के जो नूडल्स आते हैं एप्पी, वो आपने खाए हैं? वो आईटीसी के हैं बहुत सारे। और बिस्किट नमकीन आप खाते रहते हैं। ये थोड़ा जागरूक रहा करिए, कई बार ये प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं और वैसे भी आपको अवेयर रहना चाहिए। पढ़े लिखे होने का यही मतलब होता है। तो आईटीसी ने अभी इसके साथ समझौता किया है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आईटीसी ने मसाला निर्माण कंपनी जो सनराइज फूड्स है उसमें 100% हिस्सेदारी हासिल की, यानी कि पूरा खरीद लिया। 2000 करोड़ रुपए का सौदा ये हो गया। कितने बड़े बड़े ये लोग हैं। आईटीसी जो है ये 1910 में स्थापित हुई थी और बहुत बड़ी अब कंपनी हो गई है। 47,262 करोड़ रुपए 2018 में इसका पूरा राजस्व था और 30,000 से अधिक कर्मचारी इसमें काम करते हैं। इस समय इसने छटनी भी की होगी। अगला जो प्रश्न है, भारतीय हॉकी के दिग्गज बलबीर सिंह दोसांझ, बलबीर सिंह सीनियर का 96 वर्ष की आयु में पंजाब में निधन हो गया। दुख की बात है। और इनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारत के सबसे पुराने जीवित ओलंपिक पदक विजेता थे। प्रश्न बिल्कुल पक्का है, यहां से पूछा ही जाएगा। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और 1956 में मेलबॉर्न ओलंपिक के दौरान बलबीर सिंह ने कप्तान के रूप में जो भारतीय टीम है उसका नेतृत्व किया था, हॉकी टीम का। ठीक है, ये हॉकी के खिलाड़ी थे ना, ऊपर ही बताया जा चुका है, हॉकी दिग्गज थे। तो दोनों की दोनों जो बातें हैं वो सही हैं। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 96 साल जिए और ठीक है, अब इससे ज्यादा जीने की जरूरत ही क्या थी, दिक्कतें होती इनको। प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के लिए किसे चुना गया? संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो ये हैं भारतीय सेना की अधिकारी मेजर सुमन गवानी। इन्हीं को चुना गया है 2019 के इस पुरस्कार के लिए। बड़ी बात है ऐसे पुरस्कार पाना। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है और ये इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी भारतीय को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर सुमन गवानी ने दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ काम किया
और उन्होंने ये जो मिशन है इसमें शांति प्रयासों के लिए उत्कृष्ट योगदान दिया। इसी कारण से यूनाइटेड नेशनल मिशन इन साउथ सूडान में काम करने के कारण से इनको ये पुरस्कार दिया गया है। इसकी शुरुआत जो ये मिशन है यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान, ये 2011 में शुरू हुआ था, जब दक्षिण सूडान में सूडान से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हुए थे और स्वतंत्रता प्राप्त उसने की थी। ज्यादा हो रहा है। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना किस विमान के एक बेड़े के साथ नंबर 18 फ्लाइट बुलेट नामक अपने स्क्वाड्रन को चालू करने जा रही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और भारतीय जो वायुसेना है लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट जो हमारा तेजस है उसके साथ नंबर 18 फ्लाइट बुलेट नामक अपने स्क्वाड्रन को चालू करने जा रही है। इतना ही ध्यान रखिए, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस हर साल 20 मई को मनाया जाता है, क्या ये बात सही है? मेट्रोलॉजी दिवस 20 मई को मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। और विश्व माप विद्या यानी कि मेट्रोलॉजी दिवस 2020 की जो थीम है वो थीम है वैश्विक व्यापार के लिए माप, है ना। मेट्रोलॉजी ये माप विद्या के लिए शब्द यूज हुआ है और इसका जो थीम है वैश्विक व्यापार के लिए माप, ये भी सही है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उत्पादों में मानकों और नियमों का बहुत ही अच्छा स्थान होता है। मान लीजिए कोई उत्पाद बहुत सही है लेकिन वो मानक पे आपको दिया नहीं जा रहा है, कम घटतौली की जा रही है या और बहुत सारी चीजें उसमें की जाती हैं, चोरी की जाती है, तो वो उसकी वैल्यू समाप्त हो जाती है। दक्षिण एशिया के लिए जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए विश्व बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जाहिर सी बात है किसी भारतीय का नाम होगा। चारों विकल्प भारतीय हैं। एक है आभास झा, भारतीय अर्थशास्त्री हैं। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया के लिए जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में इनकी नियुक्ति की है और यह नियुक्ति एक महत्वपूर्ण समय पर की गई है जब भारत में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश में अम्फान चक्रवात पे हमने प्रश्न किया था ना, तो अम्फान चक्रवात यहां पर आया है। इस समय कोई भारतीय वहां प्रतिनिधित्व करेगा तो इसका लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र ने 2013 से 23 मई को अंतरराष्ट्रीय प्रसूति फिस्टुला दिवस मनाने का निर्णय लिया, तब से वो मना रहा है। बिल्कुल सही है, प्रसूति फिस्टुला दिवस ये मनाया जाता है। और दूसरा है, प्रसूति फिस्टुला सबसे गंभीर चोटों में से एक है जो बच्चे के जन्म के दौरान हो सकती है। जब बच्चा जन्म लेता है तब उसको हो जाती है ये चोट लगती है और मतलब ऐसा होता है। प्रसूति फिस्टुला गंभीर चोटों में से एक माना जाता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये सही है। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इस वर्ष का जो विषय है अभी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लैंगिक असमानता का अंत इसमें रखा गया है इस दिवस का विषय। ये दिवस का विषय आपसे नहीं पूछा जाएगा, बीमारी के बारे में पूछा जा सकता है। हाल ही में सुर्खियों में रहे भारतीय विवाद समाधान केंद्र आईडीआरसी का प्रमुख कार्यालय कहाँ है? सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और सिंगापुर के इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट के जज ए के सीकरी ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया। आईडीआरसी कुछ सॉफ्टवेयर पोर्टल्स के माध्यम से पेपरलेस विवाद समाधान वातावरण एनवायरनमेंट ये प्रदान करता है और इसके मध्यस्थता पैनल में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला अदालत के न्यायाधीश और वरिष्ठ अधिवक्ता होते हैं। पूर्व नौकरशाह हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंट भी इसमें शामिल होते हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। और ये जो आईआरडीसी है ये देश में रणनीतिक रूप से वाणिज्यिक स्थानों पर स्थित है और इसका मुख्य जो कार्यालय है वो नई दिल्ली में है। बाकी गाथा अलग और इसका उत्तर अलग। अंतिम प्रश्न, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों के कौशल की पहचान करने और रोजगार प्रदान करने के लिए एक प्रवासन आयोग का गठन किया गया? और ये करने वाला ये प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जहां का मैं निवासी हूं। अगर आप किसी अदर प्रदेश के हों, अन्य अदर स्टेट के हों, तब भी ये प्रश्न याद रखिए। अगर आप यूपीपीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, यूपीपीएससी का कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो इसको याद रखिएगा। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। ठीक है, आपको ये कैसा लगता है जरूर बताएं, सुझाव देते रहें और जल्द ही हम आपके लिए कुछ और कार्यक्रम लाने वाले हैं और लॉकडाउन खुले तो कुछ और भी काम हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बाकी सूचनाएं हमारी टीम की तरफ से वही हैं। बीओ यूपीपीएससी 2020 यानी यूपीपीसीएस 2020 और आरओ का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट यानी टेस्ट सीरीज हमारे पास है, उसको आप ले सकते हैं। इसकी जानकारी 6307281212 पर
व्हाट्सएप करके आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं और हमारा ऐप है IES प्रेप अकेडमी के नाम से, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी सारी जानकारी आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।